हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मधु अपनी सास गोमती और पति अनुज के साथ खाना खा रही थी। तभी मधु दाल चावल के साथ अचार खाने के लिए उठती है और ये देखकर गोमती बोलती है, अरे बहू कहाँ अचार लेने जा रही है क्या? हाँ माँ जी, अचार ही लेने जा रही हूँ। आपको तो पता ही है मुझे अचार कितना पसंद है और बिना अचार के खाना तो क्या, मेरे मुंह से एक निवाला तक मेरे पेट में नहीं जा सकता। बहू तू इतना अचार क्यों खाती है? हर चीज के साथ तुझे अचार चाहिए ही होता है। अरे इतना अचार मत खाया कर। माँ जी, आपको अच्छे से पता है कि मैं आपकी सारी बातें मानती हूँ सिवाय इसके, इसलिए आप क्यों मुझसे अचार ना खाने के लिए बोल रही हो? माँ जी प्लीज आप मना मत करो। और फिर भी अचार खाऊंगी तो आपको ही बुरा लगेगा कि मैं आपकी बातें नहीं सुनती। माँ आप भी किसे समझा रही हो? अचार के आगे किसी की नहीं सुनती। अब क्या सुनेगी आपकी? अचार खाना है तो खा, लेकिन खाने के लिए घर में अचार होना भी तो चाहिए। और अचार तो तूने ही बहू खाने के साथ साथ खाकर खत्म कर दिया है, तो आज बिना अचार के ही तुझे खाना खाना पड़ेगा। माँ जी मैं आपकी बहू हूँ, आपको पता है कि अचार खत्म हो गया है, लेकिन मैं मधु जो अचार खाती है उसे नहीं पता होगा क्या कि अचार खत्म हो गया है? मैंने पहले ही अचार मंगवा लिया था। ठीक है फिर, अब कुछ बोलने से क्या ही फायदा है। खा खा जितना मन करे खा। माँ जी आपको अच्छे से सारी बातें पता है कि मैं अचार बस खाने के साथ ही खाती हूँ। मधु और बाकी सब लोग ऐसे ही बातें करते करते खाना खाते हैं। मधु का अचार बहुत पसंद था। उसे कुछ भी खाना होता तो वो अचार के साथ ही खाती। अचार खाने से तो कई बार उसकी सास ने उसे टोका भी था, लेकिन मधु अपने आगे किसी की नहीं सुनती थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन अब मधु की धीरे धीरे अचार खाने की आदत कम होने लगी थी। ये देखकर मधु की सास को भी काफी अच्छा लगता था। ऐसे ही एक दिन गोमती और मधु दोनों बाजार जा रहे थे, तो गोमती को अचार दिखता है और वो अपनी बहू मधु से कहती है, बहू ये देख अचार वाला, यहाँ इतने तरह के अचार है, बता कौन सा अचार लेना है? माँ जी अब तो आपको पता ही है कि मैंने अचार खाना बंद कर दिया है और अब इतना मन भी नहीं है। बहू तेरा बचपना तो अचानक से ही कम हो गया, अब बचपना कम हुआ है तो एक बच्चा भी पैदा कर दे। माँ जी आप ये क्या बात कर रही हो? हम बाजार में खड़े हैं और आप कुछ भी बोले जा रही हो। तो क्या हुआ, मैं जो भी बोल रही हूँ अपनी बहू से ही तो बोल रही हूँ ना। तेरी शादी को अब 1 साल पूरा हो चुका है, अब तो मुझे अपने पोता या पोती का मुंह दिखा दे बहू। क्या माँ जी आप भी ना कहीं भी कुछ भी बोलने लगती हो। हम बाजार में सब्जी लेने आए थे ना, चलो सब्जी लेते हैं, वरना आपकी ये पोता पोती देखने की इच्छा तो बहुत दूर तक जाएगी। बहू सास हूँ मैं तेरी, और मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का घर बढ़े। अपनी सास की बात सुनकर मधु को काफी ज्यादा शर्म आती है। गोमती को भी अपने पोते पोती की काफी आस थी, इसीलिए वो बातों बातों में अपनी बहू को बच्चा पैदा करने के लिए बोलती थी। कुछ दिनों बाद अनुज मधु दोनों अपने कमरे में बैठे थे। अनुज मधु पर चिल्लाते हुए कहता है, अरे तुम्हारी वजह से अभी तक एक बच्चा नहीं हुआ। माँ को पता चला कि तुम बांझ हो तो माँ पर क्या बीतेगी? माँ को अपने पोता पोती देखने की ज्यादा आस थी और तुमने। अब इसमें मेरी क्या गलती है? मैं भी तो यही चाहती थी कि हमारा बच्चा हो, लेकिन नहीं हुआ। अरे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम बांझ हो। अरे मुझे तो तुम्हें अपनी बीवी बोलने में भी शर्म आती है, जो अपने पति और सास को एक बच्चा तक नहीं दे सकती। हम इसका इलाज करवा सकते हैं ना? अगर कोई दिक्कत इलाज से सुलझ सकती है तो हमारे लिए इलाज करवाना अभी सबसे ज्यादा सही रहेगा ना। बांझ का इलाज नहीं होता है और दूर रहो तुम मुझसे। अनुज मधु पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। उसे अब मधु बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो आए दिन मधु पर बिना बात ही चिल्लाता रहता था। एक दिन मधु सुबह सुबह रसोई में खड़ी होकर अचार खा रही थी। कुछ देर बाद वहाँ गोमती आती है और अपनी बहू को अचार खाते हुए देखकर गोमती उसे गले लगा लेती है और बोलती है, बहू आज तूने मुझे वो खुशी दे दी है जिसका मुझे न जाने कब से इंतजार था। बहू आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तू मुझसे जो भी मांगना चाहती है मांग सकती है, बता क्या चाहिए तुझे? माँ जी अब जैसे सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ बहू मैं समझ रही हूँ, तुझे शर्म आ रही होगी ना, लेकिन कोई बात नहीं बहू, मैं तेरी सास हूँ, मुझे सब पता है। तेरा अचार खाने का मन है ना, वो भी तब जब तूने अचार खाना छोड़ दिया है। इसका तो यही मतलब है ना कि खुशखबरी ने दरवाजा खटखटा दिया है।
गोमती गलतफहमी से खुश हो रही थी कि तभी वहाँ अनुज आ जाता है और ये सब सुनने के बाद अनुज कहता है, माँ उम्मीद छोड़ दो, आपकी बहू माँ बनने की वजह से अचार नहीं खा रही। अरे बल्कि उसका मन हो रहा होगा अचार खाने का, इसलिए खा रही है। अरे आपकी बहू बांझ है, बांझ। गोमती अनुज की बात सुनकर बहुत हैरान हो जाती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। मधु के बांझ होने की खबर के बाद से तो मधु को घर में कोई भी पूछता तक नहीं था। फिर से मधु अब अचार खाने लग जाती है। ऐसे ही एक दिन मधु अपने ही घर में बैठकर अचार खा रही थी। तभी उसकी पड़ोसन सुमन आती है और मधु को अचार खाते देखकर सुमन कहती है, अरे मधु बेटा अचार खा रही है, वो भी इतना सारा कटोरे में लेकर। तुम लोगों ने खुशी की बात हमसे क्यों छुपाई? हम कोई पराये तो नहीं है ना? नहीं आंटी जी, अचार तो मैं ऐसे ही खा रही थी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अब बस भी कर, मुझे सब पता है। अपनी सास को बुला, मैं बुलाती हूँ। गोमती, अरे ओ गोमती कहाँ है? सुमन की आवाज सुनकर गोमती अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है और सुमन कहती है, अरे बधाई हो गोमती बहन, घर में खुशखबरी आने वाली है और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होने दी। कैसी खुशखबरी? यही कि तेरी बहू पेट से है, तभी तो देख कैसे कटोरे में लेकर अचार खा रही है। अभी इसे बता दिया कि मेरी बहू बांझ है तो ये पूरे मोहल्ले में आग की तरह खबर फैला देगी। क्या हुआ गोमती, तू चुप क्यों है? अरे वो अभी शुरू का ही महीना है ना, तो नजर भी बहुत लगती है, इसलिए नहीं बताया किसी को। गोमती सुमन से झूठ बोल देती है और जैसे ही सुमन घर से जाती है उसी शाम गोमती अपने बेटी और बहू को बुलाती है। जैसे ही वो दोनों आते हैं गोमती कहती है, बहू बांझ है, ये बात अब कुछ दिनों में पूरे मोहल्ले को भी पता चल जाएगी और मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी हो। क्या? भला ऐसे कैसे पता चलेगा? हम किसी को बता थोड़ी ना रहे हैं। अरे बहू को अचार खाते हुए सुमन ने देख लिया था और वो पूरे मोहल्ले को बताती फिरेगी। तो माँ आप ही बताइए, अब हम क्या करें? मधु को अचार खाने से रोकने से भी तो कुछ नहीं होगा ना। भले ही बहू बांझ, लेकिन माँ तो अब बन नहीं सकती ना। तुम दोनों एक काम करो, एक बच्चा गोद ले लो, बच्चे को परिवार और तुम्हें बच्चा मिल जाएगा। क्या? ये आप क्या बोले जा रही हो? अरे मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। मुझे भी दुख हुआ है कि बहू बांझ है, लेकिन अगर किसी के भी शरीर में कोई कमी है तो ये उसकी गलती तो नहीं ना। माँ कुछ मत बोल, तुम दोनों के बीच की दूरी अब ये बच्चा ही दूर कर सकता है और अब तुम दोनों एक बच्चे को गोद ले ही लो। दुनिया का काम ही है और बहू को अचार खाता देखकर ही बातें बनाने लग गए हैं लोग, इसलिए मैं जो बोल रही हूँ वही कर। गोमती की बात अनुज और मधु दोनों को सही लगती है और वो दोनों बच्चा गोद लेने के लिए मान जाते हैं। गरीबी और भूखमरी से बेहाल मंजिला अपने टूटे फूटे झोपड़े के बाहर खड़ी थी। मंजिला के 7 बच्चे थे। उसके पति को शराब पीने की बुरी लत थी, जिसके चलते वो गांव के घरों में चोरियां तक किया करता था। कुछ समय बाद उसका देहांत हो गया, पर मंजिला और उसके बच्चों के सर पर पिता की बदनामी रह गई, जिसके चलते कोई भी गांव में उसकी मदद तक नहीं करता था। ऐसे ही एक रोज वो रोते हुए खुद से कहती है, हे भगवान, क्यों, आखिर क्यों तो मुझ गरीब विधवा की ऐसी परीक्षा ले रहा है? कैसे पेट भरूं मैं अपने 7 बच्चों का? रूपाली और कावेरी की शादी की उम्र हो गई है, मधु भी जवान हो रही है, कैसे करूं अपनी बेटियों के हाथ पीले? एक बेटा गोलू है, वो मेरी सुनता नहीं, 2 नन्ही बेटियां, उनको पढ़ा नहीं सकती। भगवान, अगर तूने मुझे 7 बच्चे देने ही थे तो उनका पेट भरने का रास्ता भी तो देता। रोज कैसे कैसे भूखा सुला रही हूँ मैं अपने बच्चों को। मेरे पति के बुरे कर्मों का फल मेरी मासूम औलादों को तो मत दे। मंजिला ये सब बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर उसकी सबसे बड़ी बेटी रूपाली और दूसरे नंबर की बेटी कावेरी आते हैं और दोनों बहनें अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए कहती हैं, माँ आप क्यों इतनी चिंता करती हैं? भगवान पर भरोसा रखिए, जो हमारे नसीब का लिखा होगा वो हमें मिल जाएगा। हाँ माँ, माना कि हम गरीब हैं, एक वक्त का खाना भी ठीक से खा सके इतना भी अन्न और धन नहीं है, पर सदा ही वक्त एक जैसा नहीं होता माँ। पिताजी ने जो किया उसके बाद ही, भले ही गांव के लोग आपसे और हम भाई बहनों से नफरत करते हों, पर हम सब तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। हाँ माँ,
जब तक हम एक साथ हैं कोई हालात हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। सब कुछ हंसते हंसते सह लेंगे। देखना एक दिन हमारा भी समय बदलेगा। पिताजी की उन बुरी यादों को याद करके अपना मन उदास मत किया करो माँ। आपके सिवा हमारा है ही कौन। अपनी बेटियों की बातें सुनकर मंजिला की आंखों में और भी आंसू भर आते हैं और वो कहती है, मुझे माफ कर दो मेरी बेटियों। कहाँ इस उम्र में तुम्हारा धूमधाम से ब्याह करना था और कहाँ तुम लोगों की ताने भरी बातें सुन रही हो। माँ हम सब एक परिवार हैं। ऐसे ही रात होती है। मंजिला का एक लौता बेटा गोलू, जो कि बेहद बदतमीज था, घर आता है और बड़े रौब से कहता है, कहाँ मर गए सारे के सारे, खाना लेकर आओ मेरे लिए। तभी एक प्लेट में कुछ खीरे के टुकड़े और एक सूखी रोटी और नमक लिए कावेरी गोलू के पास आती है और उसे खाने को देती है। तभी गोलू बोलता है, ये सूखी रोटी, ये 4 खीरे के टुकड़े, ये खाना है। साला जिंदगी झंड कर रखी है तुम लोगों ने मेरी। एक मेरा बाप खुद तो चला गया मजा लेके, घर में ये भीड़ छोड़ गया। मुझे पता था तुम सब यही खाने को दोगे मुझे, इसीलिए मैं खाना लेकर आया हूँ। ये बिरयानी लाया हूँ अपने लिए, जा प्लेट में डाल ला। गोलू की बात सुनकर रूपाली प्लेट में उसकी लाई बिरयानी पन्नी से निकाल कर डाल रही होती है। तभी वो देखती है कि पन्नी में बिरयानी का बिल था, जिस पर 300 रुपए का रेट लिखा था। ये देखकर वो अपनी माँ से कहती है, माँ इससे पूछो इसके पास 300 रुपए कहाँ से आए इस बिरयानी के लिए। कहीं से भी आए हो, तुझे क्या? मुझसे गरीबों वाला खाना नहीं खाया जाता, मुझे शाही खाना चाहिए। चोरी करके ले आया हूँ, बस एक आदमी की पॉकेट काट ली। नालायक, घर में तेरी जवान बहनें हैं और तू अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहा है। वो तो चला गया बदनामी देकर, अब तू भी उस राज पर निकल पड़ा। तो तू भी जामा मेरे बाप के पास। इतना कहकर गोलू रूपाली के हाथों से बिरयानी की थाली लेता है और खाना शुरू करता है। चिक्की और मिक्की ललचाई नजरों से अपने भाई की तरफ देखती हैं, पर गोलू उनको डांट कर भगा देता है और बिरयानी खाने के बाद पसर कर सो जाता है। ऐसे ही एक शाम मंजिला की 4थे नंबर की बेटी मधु और उसकी 5वीं नंबर की बेटी अंजू आंगन में बने चूल्हे पर मिट्टी लगा रही होती है कि तभी अंजू मिट्टी उठाकर खाने लगती है और ये देखकर मधु बोलती है, अंजू ये क्या कर रही हो? दीदी हम चूल्हा तो ठीक कर लेंगे, लेकिन कभी इस पर खाना बनाने के लिए हमारे पास अन्न नहीं होगा, इसलिए इसकी मिट्टी ही खा लेती हूँ। खाना नहीं, कम से कम मिट्टी तो नसीब हो रही है। अंजू हौसला रखो, सब ठीक होगा। किसी न किसी दिन तो हम पेट भर खाना खा ही लेंगे। दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर रोने लगती हैं। कुछ दूर खड़ी मंजिला अपनी बेटियों की ये सारी बातें सुन लेती है और मन ही मन सोचती है, नहीं नहीं, मैं अपनी बेटियों को ऐसे भूख से बिलखता हुआ नहीं देख सकती। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ करना ही होगा। इतना कहकर मंजिला खेतों की तरफ जाती है, जहाँ उसे एक खेत में आलू लगे हुए नजर आते हैं। उन्हें देखकर मंजिला खुद से कहती है, हाँ ये आलू ले जाती हूँ, सभी भूनकर खा लेंगे, पेट भी भर जाएगा सबका। पर ये खेत तो जमींदार का है और मैं चोरी करने जा रही हूँ। नहीं, ये गलत है। नहीं, अब चाहे चोरी ही क्यों ना हो, मेरे बच्चों का पेट भर के रहूंगी मैं। इतना कहकर मंजिला इधर उधर देखती हुई जमींदार के खेत में घुस जाती है और काफी सारे आलू खोद कर निकाल लेती है और उन्हें लेकर घर जाती है और चूल्हे पर भून लेती है और अपने सभी बच्चों को बुलाकर उन्हें खाने को देती है। उन आलूओं को देखकर सभी के चेहरों पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। रूपाली, कावेरी, मधु, अंजू और चिक्की मिक्की सभी पेट भरकर आलू खाते हैं। सभी को खिलाने के बाद जैसे ही मंजिला खाने लगती है, तभी उसके घर जमींदार के नौकर आते हैं और उसे जबरन पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। मंजिला की सभी बेटियां अपनी माँ के पीछे जमींदार के घर पहुँचती हैं, जहाँ जमींदार बोलता है, क्यों रे मंजिला, तूने ये 7 बच्चों की फौज बनाई ही क्यों, जब तुझे पता था कि तेरे पास ना धन है ना अन्न है। अरे ये तुम आलू खा रही थी ना पेट भर के, वो मेरे ही खेत के चुराए हैं। चोरी की है तेरी माँ ने, जैसे तेरा बाप करता था। नहीं मेरी माँ चोरी नहीं कर सकती। कर सकती है और बड़े अच्छे से कर सकती है। अब जितने आलू तुम सबने खाए हैं ना, तो उन सब आलूओं का मुझे। हाँ मैंने चोरी की,
पर बस इसलिए कि मेरी बच्चियां भूखी मर रही थी। अपना ये रोना मेरे आगे मत रो, समझ गई? हम गांव वाले ने नहीं कहा था कि तुम 7 बच्चे करो। अरे तेरा वो पति तो शराबी था जो पीने के लिए गांव के लोगों के घर में चोरियां करता था। अब तू भूख मिटाने के लिए चोरियां करती है, शर्म नहीं आती है सब करते हुए? मर क्यों नहीं जाती अपनी बेटियों को लेकर? साहब मैं चुका दूंगी आपकी रकम, मुझे माफ कर दो। चल एक काम कर, रकम मत दे, अपनी ये बेटी दे दे। जवान है, खूबसूरत है, रानी बनाकर रखूंगा। जमींदार की बात सुनकर रूपाली को गुस्सा आता है और वो जमींदार को एक जोरदार तमाचा लगाकर कहती है, शर्म करो जमींदार साहब, आपकी बेटी की उम्र की हूँ, ऐसे घटिया वचन बोलते हुए आपकी जबान कट कर गिर क्यों नहीं गई? अरे माना कि मेरी माँ ने चोरी की, सबको बस उनकी चोरी दिखाई दे रही है, ये नहीं दिखाई दे रहा कि क्यों करी। अरे हम भूख से बिलखते अपनी माँ से देखे नहीं गए, जिस वजह से उन्होंने चोरी की। मेरे पिताजी की गलतियों की सजा हम आज तक भुगत रहे हैं। क्यों हमसे कोई प्यार से बात नहीं करता? मैं पूछती हूँ क्या गलती है हमारी? अरे मेरे पिताजी की सजा उन्हें मिल गई थी ना, फिर हमारे साथ नाइंसाफी क्यों की जा रही है? समाज में हमें क्यों दबाया जा रहा है? रूपाली की बातें सुनकर सभी का सर शर्म से झुक जाता है। तभी जमींदार भी अपने घटियापन के लिए सभी से माफी मांगता है और अब गांव के लोग भी मंजिला की मदद करने लगे थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।